नमस्ते एवरीवन। स्पिरिचुअल हेल्थ की इस सीरीज में हमने पिछले एपिसोड में समझा था कर्मा थ्योरी को, जिसमें हमने बहुत डिटेल में कर्मों के बारे में समझा था और कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है ताकि ग्रोथ हो जाए। हमें मालूम पड़ा कि जो हमारा अल्टीमेट ध्येय है इस जीवन का वो है साधना। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर महेश परीख से साधना के बारे में। साधना क्या है, कैसे की जा सकती है और कैसे चुने कि ये साधना हमारे लिए कारगर होगी। सर, साधना क्या है? सबसे पहले तो ये सवाल है जी। साधना ये प्रक्रिया है जिसके जरिए हम इस अज्ञान को दूर कर रहे और आत्मिक ज्ञान की तरफ बढ़े। वो जो लाइट आपने बताई थी, वो जो बल्ब है उसके ऊपर की जो कवरिंग्स हैं, जो लेयर्स हैं, उनको हमने दूर करना है। Correct. उनको एक एक करके उतारना है और उस रोशनी के साथ एक होना है जी। तो ये साधना है। ये साधना पथ है, साधना मार्ग है जो हमें हमारे गंतव्य स्थान तरफ ले जाता है। और उसके आजू बाजू इच्छाओं का जंगल है। ओके, साधना हमें एक गंतव्य स्थान तक ले जाएगा और उसके आसपास का जो एरिया है वो हमारी इच्छाएं हैं जी। और हम इस इच्छा के जंगल में घूमते रहते हैं और हमारे जो पसंदीदा के फल और फूल है वो मिलते हैं, इसलिए खुश भी होते हैं। साथ में कांटे चुभते हैं, इसलिए रोते भी हैं जी। और हम इस जंगल में मंगल करना चाहते हैं। वहाँ सब क्लियरिंग करके हमारे जो चहीते फल और फूल है उसको बोना चाहते हैं। और सबके चहीते अलग अलग है, इसलिए झगड़े होते हैं कि यहाँ क्या बोया जाए। असल में करना क्या है कि हमको इस इच्छाओं के जंगल से निकलना है बाहर, साधना पथ पे आना है और आगे बढ़ना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ओके, तो हम जो जैसे हम कहते हैं कि जो संसार के जो मेले में हम गुम हो जाते हैं, जो आपने लास्ट टाइम कहानी भी सुनाई थी, तो हम अपनी मंजिल को छोड़कर हम आसपास उसी जगह पर घूमते रहते हैं और अपनी कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, इसी में ही घूमते हुए रह जाते हैं। तो सर, कैसे पता लगाएं कि फर्स्ट स्टेप क्या है? चलिए, हमें पता भी चल गया कि हमें इस जंगल में या इस मेले में नहीं रहना है, हमें अपने उन्नति के मार्ग पर चलना है। पहले तो वो मार्ग ढूंढें कैसे, फिर उसकी तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम कैसे उठाएं? तो ये जो जंगल में से बाहर आने की बात है वो शुद्धिकरण है। अच्छा, शुद्धिकरण। पहला स्टेप तो ये है। अच्छा, शुद्धिकरण करना है जी। उसके बाद ये ऊर्ध्वीकरण है जो हम आगे बढ़ते गए जी और मंजिल तक पहुंचे तो वो एकीकरण है। जो जब हम वो शुद्ध आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तो वो एकीकरण हुआ। तो साधना पथ पर चलने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला है शुद्धिकरण, दूसरा है उद्वीकरण और तीसरा है एकीकरण। शुद्धिकरण में हम क्लेंजिंग प्रोसेस है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। उद्वीकरण है जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो प्रगति का मार्ग है, और तीसरा मार्ग है जब हम वहां पहुंच गए तो हम एक हो जाते हैं उस शुद्ध आत्मा के साथ। तो शुद्धिकरण का क्या मतलब है? शुद्धिकरण मानी अशुद्धि क्या है उसको निकालना। तो अशुद्धि क्या है? हमारी इच्छा है। अच्छा, हमारी इच्छाएं सबसे बड़ी अशुद्धि हैं। तो अपनी इच्छाओं को निकालेंगे तो शुद्धिकरण अपने आप होता चले जाएगा। तो सर, जैसे शुद्धिकरण की बात करें तो शुद्धिकरण को थोड़ा हम इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इच्छाओं को दूर करना ही आपका शुद्धिकरण है। तो फिजिकल बॉडी, जैसे मन के विचार जो हैं उनको शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना और कर्मों को शुद्ध रखना, प्लस साथ में जो आपने बताया इच्छाओं का त्याग करना, यही एक शुद्धिकरण का तरीका है। तो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी यदि कोई कोशिश करे तो उसको तो बहुत वक्त लग जाएगा शुद्धिकरण करने में, तो उद्वीकरण होगा ही नहीं। कि पहले शुद्धिकरण पूरा हो जाना चाहिए फिर उद्वीकरण होगा। नेचुरली समझो कि कोई विद्यार्थी जी स्कूल से भाग गया है, बंक मारा और जाके मौज मस्ती करता है, तो उसकी उन्नति तो नहीं होने वाली जी। तो उसको अगर उन्नति करनी है तो पहले स्कूल में तो आना पड़ेगा ना। उसके लिए जो उसको
बाहर मजा आ रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, जी जी। लेकिन वो तो इच्छुक है, उसी में उलझा रहे। हम्म हम्म। तो वो जब तक नहीं छोड़ता है तो वो छोड़ना ही शुद्धिकरण हुआ। अच्छा, तो अपनी इच्छाओं को, अपनी लाइक्स को और डिसलाइक्स को भी छोड़ देना ही एक शुद्धिकरण का सबसे पहला स्टेप है, और फिर पूरी तरह शुद्धि होने के बाद ही आपको उद्वीकरण का मार्ग मिलेगा। वेरी मानी जो इंटरेस्टिंग। हमने देखा था बी से बी आर तक आना, हाँ जी। ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जो अनरियलिस्टिक बिलीफ से रियलिस्टिक बिलीफ्स में आना ही एक शुद्धिकरण का मार्ग है। तो ये हमने इमोशनल और सोशल वेलनेस के जो एपिसोड्स थे उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया था कि आप अपनी इमोशनल डिस्टरबेंस को कैसे दूर कर सकते हैं। जब आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस दूर हो जाती है तो आप समझिए कि काफी हद तक शुद्धिकरण हो गया है जी। तो उसके बाद उद्वीकरण, तो उसमें कैसे पहुंचा जाए? तो ऊर्ध्वीकरण के कई रास्ते हैं। जी। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्मयोग है, राजयोग है, प्राण योग है। अच्छा और इसमें से सब मार्ग बराबर है। अच्छा उसकी तुलना करना ही उचित नहीं है, अच्छा। क्योंकि यही सब मार्ग एक ही मंजिल तक लेके जाते हैं। तो कोई भी मार्ग आप चुन सकते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो कर्म। आपको सूट करती है। हाँ, तो जो आपको सूट करता है, जो भी मार्ग आपको पसंद आता है, चाहे वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, या फिर कर्म योग है, या फिर राज योग है, इनमें से जो भी आपको पसंद है वो मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि जैसा बताया कि आपका जो ध्येय है वो एक है और ये सारे मार्ग आपको उसी मंजिल तक लेकर जा रहे हैं। अब सर, जैसे हमने जब इमोशनल वेलनेस की बात की थी और हमने स्वभाव को समझने की कोशिश की थी, ऊर्ध्वीकरण का जो मार्ग है वो क्या हम अपने स्वभाव के अनुरूप चुनते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा जैसे जो सेंशियन फैकल्टी में प्रखर है जी। वो भक्ति मार्ग चुनेगा, अच्छा जो रैशनल फैकल्टी में है वो ज्ञान मार्ग चुनेगा, जी। जो जिसकी कॉग्निटिव फैकल्टी स्ट्रांग है वो कर्मयोग चुनेगा। ओके, तो ये सारे मार्ग बराबर हैं। आप अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी फैकल्टीज जो आपकी स्ट्रांग हैं, जो कैपेसिटीज आपकी स्ट्रांग हैं, उनके अनुरूप आप अपना मार्ग चुन लेते हैं, और वो मार्ग में आपको गिल्ट आने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भक्ति नहीं कर पाता हूँ, या मैं बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ पाता हूँ, या मैं बहुत सारा कर्म नहीं कर पाता हूँ। जो भी आपको सूट करता है, अपने स्वभाव के अनुकूल है, लेकिन इच्छाओं को छोड़कर आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको ज़रूर आपका उद्वीकरण होगा, ग्रोथ होगी जी। और यहाँ काफी स्टेज भी है। अच्छा, इसमें भी स्टेप्स हैं और स्टेजेस हैं जी। जैसे कोई अगर स्कूल जाता है तो पहले दिन नहीं मांगता है मुझे ऐसे सर्टिफिकेट दे दीजिए, जी। उसको कहा जाएगा ऐसे तुम 10 साल तक आते रहो तब जाके तुम्हें मिलेगा। जी जी। तो इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। जरूरी है जी एक दिन की पढ़ाई में नहीं होता है जी। तो मतलब उद्वीकरण मार्ग भी जो है उसमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और बहुत एफर्ट जाता है, और उसमें आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना है। सर, ये किसी दर्शक ने पूछा था हमसे कि साधना यदि करनी है तो वो मुश्किल क्यों होती है, क्यों हमें डिफिकल्टी होती है साधना करने में? जी। देखिए, कोई विद्यार्थी 5वीं कक्षा पास करता है और 6ठी में जाता है, जी। तो उसको अभी क्या पढ़ना चाहिए, 5वीं का या 6ठी का? 6ठी का। अब आसान कौन सा होगा, मुश्किल कौन सा होगा? 5वीं का दोबारा पढ़ेगा तो उसको आसान लगेगा। और 6ठी का? थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ। वो कहे नहीं ये तो मुश्किल है, मैं तो आसान करता हूँ, तो क्या होगा? तो मतलब आपने जो रास्ता पार कर लिया उससे नेक्स्ट आप आगे चलो। हाँ। जहां आप कंफर्टेबल होने लगे तो समझो कि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना वो है। आपका काम हो गया। अच्छा। जैसे हम जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो कौन से वेट उठाते हैं? वो वेट नहीं उठाते जिससे हम खेल सकते हैं जी। या वो भी नहीं उठाते जिससे हम फ्लैट हो जाएंगे। वो वेट्स उठाते हैं जो हमारी क्षमता से जरा परे है। ओके। अब वो आसान हो गया तो उसको छोड़ देते हैं और तो उसका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप स्टेप उठाते हैं। जी जी जी। वो करेंगे तो ये हमारे मसल स्ट्रांग होंगे ना। जी जी। तो मतलब ये है कि जिस भी पथ पे जो भी आपने रास्ता चुना है उसमें लगातार चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, उस लेवल से ऊपर के लेवल पे जाएं, तभी आपकी ग्रोथ होती है। यदि आप कंफर्टेबल हो गए एक ही लेवल पर
तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपको लगातार नेक्स्ट स्टेप पर चलते जाना चाहिए। सर ये नेक्स्ट स्टेप कौन गाइड करेगा कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है? हाँ, ये आपका अंतरात्मा की आवाज अंतरात्मा की है, वही आवाज। गाइड करता है। हम्म। लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसको सुन पाएंगे। जी। तो जैसे मैंने कहा, छठी की पढ़ाई उसके लिए मुश्किल है लेकिन उसके लिए उचित है। जी। अब उस विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा लगेगा या खेलना अच्छा लगेगा? खेलना अच्छा खेलना लगेगा। अच्छा। तो जब हम आसान करते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, जब हम चहीता करते हैं तो हम भटक जाते हैं, खेलने चले गए। अब हम कहेंगे कि नहीं, मैं छठी का क्यों पढूं, मैं 10वीं का ना पढूं। जी। तो ये आपके बस के बाहर की बात है, वो भी नहीं हो पाता है। जी। माने इतनी बड़ी छलांग हम नहीं लगा सकते हैं, हमारी क्षमता के बाहर है। जी जी जी। अब समझो कि आप पढ़ रहे हो और वहां से आपने कुछ अच्छा जाना, अच्छा सीखा, आप बहुत खुश हो गए, और जो जानकारी मुझे हासिल हुई वो सबको मिले, इस हिसाब से आप सबको पढ़ाने बैठ गए। तो क्या होगा? तो भी आपकी प्रगति रुक गई। जी। और वो क्यों पढ़ाने बैठ गए? भावना बहुत अच्छी है जी कि जो लाभ मुझे हुआ सबको हो, लेकिन इसमें आपको श्रद्धा नहीं है कि जिसने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है उसने सबके लिए किया है। अच्छा, तो जब आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं और आपको लगता है इससे मुझे लाभ हुआ है, तो सबको ये लाभ हो, ये भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपकी प्रगति के लिए सहायक नहीं है। आपको ये लगता है कि आप ये ज्ञान देंगे सब लोगों को तो तभी उनको ज्ञान मिलेगा। आपको ये विश्वास नहीं है कि जिसने आपको वो ज्ञान दिया वो बाकी लोगों को भी दे देगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर फिर कैसे तय करें? मानी हमको तय करना ही नहीं है, हमारे लिए ऑलरेडी तय किया गया है, उसको ढूंढ निकालो। कैसे पता करें? हाँ, वो अपने अंतरात्मा से बात करनी है। लेकिन हमको जानकारी की माध्यम हमारे के लिए क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिय है जी, और उसी पे हम अटक गए जी। एक अंदरूनी दरवाजा है, वो ओपन द डोर्स विद इन। जो अंदर का दरवाजा है वो खोलो, अपने अंतरात्मा से कांटेक्ट में आओ, वही तुम्हें गाइड करेगा। और वो सब बता देते हैं, सब बताते और सही बताते। जैसे कोई विद्यार्थी अपना सिलेबस तय नहीं करता है जी, वो तय किया गया है, उसको वो सिर्फ फॉलो करना है। ओके, तो हमें अपना जो सिलेबस है उसको डिस्कवर करना है, वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। स्टीफन कोवी ने कहा है, द एजेंडा ऑफ लाइफ हैज टू बी डिस्कवर्ड, नॉट इन्वेंटेड। ओके, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट आवर ओन एजेंडा, इट इज ऑलरेडी देयर, राइट। तो सर जैसे इस भक्ति मार्ग में या स्पिरिचुअल मार्ग में गुरु की आवश्यकता होती है? शुरू में होती है। अच्छा। और गुरु का काम क्या है? आपको अपने अंतरात्मा से मिलाना। अच्छा। वो गुरु बाहर से धक्का देता है, वो गुरु जो आपसे चंपी कराता है वो तो सूडो गुरु है। अच्छा। सही गुरु जो है वो तो आपको अपने ही अंतरात्मा से मिलाता है। ओके, तो जो सच्चा गुरु होगा वो आपको वापस वो जो डोर विद इन वाली आपने बात कही है वहीं पर ले जाएगा, आत्मज्ञान आत्मदर्शन कराएगा और फिर आपका रास्ता जो है वो सशक्त होगा। जी, ओके। तो उद्वीकरण, शुद्धिकरण तो बहुत मुश्किल लग ही रहा है, उद्वीकरण और भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने खुद ही बताया कि जहाँ कंफर्टेबल होने लगो तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। और सबसे ज़रूरी बात है कि मार्गदर्शन भी चाहिए, तो गुरु की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अंतरात्मा तक पहुंचना है, इनर सेल्फ को ढूंढना है। ठीक है, तो उसके बाद का स्टेप तो एकीकरण है। आपने जो थर्ड स्टेप बताया है वो तो हमें उद्वीकरण के बाद मुझे लगता है स्वयं ही मिल जाएगा। जी। तो ऊर्ध्वीकरण में क्या होता है कि शुद्धिकरण के लिए दो चीजें आवश्यक है, एक वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, ओके। तो वैराग्य मानी क्या कि बाहर की जो सांसारिक चीजें हैं उसकी तरफ डिटैचमेंट, उसको अहमियत न देते हुए तुम अपने अंतरात्मा को अपनी उन्नति के इंपॉर्टेंस देते हो और उस मार्ग पे आते हो। जी।
तो ये जो है बाहरी चीजों से हमने विड्रॉ कर लिया। ओके। ऊर्ध्वीकरण में बाहरी चीज नहीं, आपका ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपको विड्रॉ करना है। जैसे कि हम क्या है, हम ये अपना शरीर ही मैं हूं ऐसा मानते हैं। ओके। तो उस शरीर भाव से मुक्त हुए तो एक ग्रंथि भेद हुआ। अच्छा, तो मतलब जैसे शुद्धिकरण में आप संसार से दूर जा रहे हैं, उद्वीकरण में आप अपनी ईगो और अपने पर्सनालिटी और अपने शरीर भाव से, मन, अपने विचारों से भी डिटैच हो रहे हैं। जी। तो वो डिटैच होते होते आप फिर अल्टीमेटली उस दिव्यता में एक रूप हो जाते हो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया जी। तो जो हमें प्राप्त करना है वो बाहर नहीं है, वो सब हमारे भीतर हम है। भीतर ही। इसलिए प्राप्त से प्राप्ति, हम्म। जो ऑलरेडी आपके भीतर है उसको ही प्राप्त करना है, उसको अनकवर करना है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। हमने बहुत कुछ गलत सीख लिया है, उसको भुला दो। अच्छा, तो हम जो जब से पैदा हुए हैं वही जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स और वैल्यू सिस्टम, ये सब जो भी हमने इम्बाइब किया है, धीरे धीरे अनलर्न करना है, उन सबको छोड़ना है, और जो चाहिए वो हमारे भीतर है। जी, बहुत सुंदर। तो जब हम इस साधना मार्ग पे होंगे तो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए एक कहानी कहूं कि एक राजकुमार था जी। वो बचपन में मेले में खो गया और उसके माँ बाप जो राजा रानी थे उसके विरह में मर भी गए। अच्छा। अब ये जो खोया हुआ राजकुमार था एक गांव में रहता था। अच्छा। वहां मंदिर में रात भर सो जाता, दिन भर गांव में भीख मांगता। ठीक है। किसी के यहाँ अगर पार्टी है तो उसको मिठाई मिले तो खुश हो जाता था, कोई उसको भगा देता था तो उसको गुस्सा आता था, कोई उसको चिढ़ाता था तो वो उदास हो जाता। अब वहां से एक जब सैनिक गुजर रहा था तो उसने उसके कंधे पे एक चिन्ह देखा और उसको लगा कि शायद यही वो खोया हुआ राजकुमार है जी। इसलिए प्रधानमंत्री को इत्तला की। पूरा प्रधानमंडल उतर आया, इन्होंने ये चिन्ह देखा और कहा यही वो राजकुमार है। तो उसको पकड़ के लेके जाने लगे। तो ये तो घबरा गया कि क्यों, मुझे पकड़ा क्यों है, मैंने क्या गुनाह किया। तो उसने कहा नहीं, वाकई ही तुम राजकुमार हो, ऐसे तुम्हें नहीं जीना। उनको राजमहल लेके गए और 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उस राजकुमार ने सोचा कि साल पहले मैं कहाँ था। अब वो जो फटे हुए कपड़े थे उसने संभाल के रखे थे, वही पहन के वही गांव में जाके भीख मांगने लगा। अब की बार अगर मिठाई मिली तो खुश नहीं होता था, अगर किसी ने उसको भगा दिया तो दुखी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसको अब एहसास था कि वो राजकुमार है। पहले भी वो राजकुमार ही था, पर भूल गया था और उसको मालूम नहीं था, और भिखारी का रोल अदा कर रहा था, लेकिन अपने को भिखारी मान रहा था। अभी भी वो राजकुमार ही था, लेकिन उसको मालूम था मैं राजकुमार हूं और मैं भिखारी का रोल कर रहा हूं। मानी वो अपने रोल के साथ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, एक रूप नहीं हुआ, अपने को भिखारी मानने नहीं लगा। तो अपना रोल अदा कीजिए, लेकिन आप वो है ऐसा मत समझिए। मतलब हम ये मानकर चलें कि हम शुद्ध आत्मा ही हैं, और हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो एक रोल है, उसके साथ अटैच ना हो, उसको निभाते रहें, उसको करते रहें जो हमने कर्मा थ्योरी में सीखा है, नियत कर्म उनको करते रहें, लेकिन साथ साथ ये स्मृति में रखें, ये ना भूलें कि हम कौन हैं, हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है। जी। तो ये जो याद रखना है ये स्मृति, वो स्मरण शक्ति नहीं है। स्मृति मानी आप किस मकसद से जीवन में आए हो, वो एट द बैकग्राउंड वो कॉन्स्टेंटली याद रखना जरूरी है। ओके। वो हम भूल जाते हैं तो भटक जाते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो वहां जिस मकसद से गए वो खत्म होने के बाद हमें याद रहता है ना, घर वापस आना है। जी जी। किसी को याद दिलाना पड़ता है कहाँ जाना है, वो तो कांस्टेंट द बैक ऑफ द माइंड है। तो इसी तरह हम किस मकसद से आए ये हमें हमेशा याद रहे, वो स्मृति।
ओके, और हम डेमेंशिया में जी रहे हैं, हम भूल गए कि हमने कहाँ जाना है, हम क्यों आए थे, क्या करने आए थे। इसी वजह से हम भटकते भी हैं। तो ये बात बहुत अच्छी कही सर आपने। स्मृति इज द कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ आवर ओन सेल्फ। कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ जाना है। जैसे कोई अगर एक्टर है, वो नाटक में काम करता है, राजा का रोल करता है, तो खेल खत्म होने के बाद अपना पगार लेने तो जाता है ना। जी जी जी। वो अपने मैं तो राजा हूं, मैं क्या पैसा लूं, ऐसा नहीं कहता है। जी जी जी। तो हमें अपने रोल के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसको निभाना जरूर है, लेकिन हम सब राजकुमार राजकुमारी है जो राजा बनने लायक है जी, लेकिन भिखारी की तरह जीते हैं। तो ये याद रखना कि हम जो हैं, हमारा जो असली स्वरूप है वो हमेशा हमें याद रहे, रोल अदा करते रहें, अपने रोल को सच्चाई से निभाएं, लेकिन अंदरूनी जो अपनी जो पहचान है उसको ना भूलें। बहुत मानी सुंदर। एक साक्षी भाव आता है, आजू बाजू जो घट रहा है उसकी तरफ साक्षी भाव है, उसको आप देख रहे हैं लेकिन उसमें उलझ नहीं जाते हो। जैसे समझो कि कोई नाटक में काम कर रहा है, तो नाटक में उसकी एंट्री है, एग्जिट है, री एंट्री है, री एग्जिट है जी। अब एग्जिट और री एंट्री के बीच में वो क्या करेगा? वेट इन द विंग्स। वेट इन द विंग्स। अगर स्टेज पे कोई फ्लावर वास गिर गया तो जाके सीधा करेगा? नहीं। या स्टेज पे दो लोग झगड़ रहे हैं तो उसको जाके अलग करेगा? नहीं। दे ऑल्सो सर्व हु वेट एंड वॉच। हम कूद पड़ते हैं। साक्षी भाव रखना है। साक्षी भाव रखना है। तो जो हो रहा है होने दें, यदि उसमें हमारा रोल है तो उसको निभाएं, नहीं है तो विटनेस करें, साक्षी भाव में रहें। जी जी, ये बहुत सुंदर बात है। समझो आप नाटक में काम कर रहे हो और डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट की कॉपी दी है और आपके डायलॉग्स मार्क आउट करके दिए जी। आपको क्या करना है? अपने डायलॉग याद करने हैं, बोलना और रोल निभाना जी। उसके बजाय आप स्क्रिप्ट लेके बैठते हो और उसमें करेक्शन करते हो। ओके। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैं ऐसा कहूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी। मतलब हम डायरेक्टर के अगेंस्ट या डायरेक्टर ने जो दिया है उसके खिलाफ या उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। और न केवल आपका रोल, अब दूसरों का रोल भी सुधार रहे हैं। ओके। हाँ, उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए। यस यस, ये तो बहुत करते हैं हम। और न केवल आप, बाकी सब एक्टर एक्ट्रेस वही कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे रोल्स लिख रहे हैं, हम उनके रोल्स लिख रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो फिर नाटक का क्या होता है? तभी तो हम सब केओस में। हाँ। अब हमको फॉलो कौन सा करना चाहिए, डायरेक्टर की स्क्रिप्ट या अपनी पर्सनल स्क्रिप्ट? ऑब्वियसली डायरेक्टर की स्क्रिप्ट। तो पर्सनल स्क्रिप्ट का क्या करें? उसको तो धीरे धीरे भूल जाएं, उसको फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, डुबो दो। ओके। वही आपके बीच में आती है। हाँ, ये इच्छाएं तो है ना फिर। हाँ। तो यही इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी तरह से, हमारी इच्छा के मुताबिक बीते, ना कि हमारी जिंदगी बल्कि और हमारे आसपास के लोगों की भी जिंदगी हम खुद बनाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से उनके भी रोल्स लिखते हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इसी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, और इसी वजह से हमने अपने आप को मेस में डाल दिया है, केओस है हमारे जीवन में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर। हम जितना भी इससे सीख पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 3 पथ हमने लेने हैं। सबसे पहला तो शुद्धिकरण, फिर उद्वीकरण और एकीकरण तो हो ही जाएगा। उसके भी रास्ते सर ने हमें स्टेप्स सिखाए हैं कैसे करना है। तो बहुत ध्यान से इस एपिसोड को दोबारा भी देखिएगा ताकि अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच सर।